नेक्स्ट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्किप किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ इस पे हमको ट्रांस कंडक्टेंस का डिस्कशन चाहिए। तो जब ट्रांस कंडक्शन का डिस्कशन करूंगा तब इस क्वेश्चन को मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो अभी के लिए जिस कंसेप्ट पे चल रहे हैं हम लोग इक्वेशन वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं, तो हम इक्वेशन वाले कंसेप्ट को ही आगे डील करते हैं। फिर हम ट्रांस कंडक्टेंस का एक फ्रेगमेंट है, उसमें हम जब जाएंगे तो ट्रांस कंडक्टेंस के बेस पे उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन लेते हैं। और नाइन्थ क्वेश्चन में हमको दिया गया है, एक सेकेंड। चलिए, यहाँ पे बोला गया है बोथ द ट्रांजिस्टर T1 एंड T2 shown in the figure have a threshold voltage of 1 volt. The device parameters K1 and K2 of T1 and T2। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, और दोनों का डिवाइस पैरामीटर मतलब K1 और K2। के मतलब हम समझ गए, दिस इज म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2 की बात कर रहा है। ऑफ T1 एंड T2 आर 36 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर एंड 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। ये मिली है कि माइक्रो है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मिली है, चलिए ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाए ना, तो आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस अगर आप फॉलो करेंगे या फिर रूल्स फॉलो करेंगे या फिर आप कोई कोई एक पर्टिकुलर ट्रिक फॉलो करेंगे, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ इस क्वेश्चन का, या इस टाइप के क्वेश्चन का जो ट्रिक है, जिसके थ्रू आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है विद इन सेकेंड। तो अभी मैं उसको लिखवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको उस ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चन देखते ही सारा ट्रिक याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टाइम है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं, तो ही आपको वो ट्रिक की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास मॉसफेट का क्वेश्चन है और टू मॉसफेट सीरीज में कनेक्टेड है, टू मॉसफेट अगर आपके पास इन सीरीज सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू फॉलो इज दैट कि आपको सबसे पहले ड्रेन, सोर्स एंड गेट, ये जो आपके पास टर्मिनल होता है, इसको आप मार्क कर लेना। दैट इज कहाँ पे ड्रेन है, कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे आपका गेट है। इसको मार्क करने से क्या होगा, आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आप, ये फाइंड आपका हो जाएगा कि आप एनमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप और पीमॉस के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन जो है वो सोर्स टर्मिनल के एरो से होता है। तो आपको अगर दिख गया कि सोर्स टर्मिनल पे एरो किस साइड है, उससे आप एनमॉस या फिर पीमॉस डिटेक्ट कर लेंगे। जब एनमॉस और पीमॉस का डिटेक्शन आपका हो जाएगा, तो नेक्स्ट इज आपको हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना आपकी आपका मॉसफेट जो है वो ऑन है या फिर ऑफ है। मॉसफेट का कंडीशन क्या है कि ये ऑन है या फिर किसी ऑफ मॉसफेट पे ही आप पूरा काम किए पड़े हैं। क्योंकि ऑफ मॉसफेट पे अगर आप वर्क करेंगे तो उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो मॉसफेट का ऑन होना जरूरी है। तो सर ये ऑन या फिर ऑफ ये कैसे पता करेंगे हम? देखिए, ऑन या फिर ऑफ ये दोनों की टेस्टिंग एक ही फार्मूले से आपको करनी है, और वो ऑन कंडीशन वाले फार्मूले से आप करना। जैसे कि अगर आपका गेट टर्मिनल का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है एन मॉसफेट में, तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आपका मॉसफेट, और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से लेस है तो। ठीक है, ये सारा एनमॉस के लिए मैंने बोला। अगर आपके पास वही पीमॉस आपको दिख जाता है, तो आप ये फाइंड आउट करना कि आपका सोर्स टू गेट वोल्टेज, यहाँ पे उल्टा कर देना, सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है पीमॉस का, अगर इससे ज्यादा है तो आपका मॉसफेट ऑन कंडीशन में है। अगर ये नहीं है तो आप ये बोल देना और एल्स आपका मॉसफेट ऑफ कंडीशन में है। ये आपके काम आने वाला है। थर्ड पॉइंट के बाद वी कैन हैव द फोर्थ पॉइंट।
यहाँ पे हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमको क्या करना है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में है या फिर ट्रायोड रीजन में है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कीजिए कि आपका मॉसफेट सैचुरेशन में रीजन में वर्क कर रहा है या फिर आपका मॉसफेट और ट्रायोड रीजन में या फिर लीनियर रीजन में वर्क कर रहा है। सर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने ऑन ऑफ के लिए एक ही इक्वेशन लिया ऑन के लिए, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया उसको आपने ऑफ बोल दिया। तो सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए आप अगर एनमॉस में वर्क कर रहे हैं तो आप सैचुरेशन कंडीशन का इक्वेशन ले लीजिए कि VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VT की वैल्यू है, तो आप जो है वो सैचुरेशन में वर्क कर रहे हैं। ये आपका एनमॉस का है ना? या फिर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है और एल्स आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं। ट्रायोड रीजन मतलब VDS की वैल्यू लेस देन VGS माइनस VTN, ठीक है? इसी प्रकार अगर आप PMOS में हैं, तो PMOS में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू ये ग्रेटर देन इक्वल टू सोर्स टू गेट वोल्टेज की वैल्यू माइनस आपके पास VTP की वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं। ये सैचुरेशन के लिए है, तो ये भी आपके पास सैचुरेशन के लिए है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो और एल्स आप ये बोल दीजिए कि आप जो है वो ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं। दिस इज ट्रायोड रीजन, ठीक है? तो ये आपका कंडीशन होगा। अब आपने सैचुरेशन या फिर ट्रायोड रीजन फाइंड आउट कर लिया है तो आपको ये पता होता है कि दोनों के करंट का इक्वेशन क्या है। तो जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला गया हो, जहां पे जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी फाइंड आउट करने बोला गया, हम लोग 6 पॉइंट ले रहे हैं। अब आपको फाइंड करने बोला गया हो, मान लीजिए करंट की वैल्यू या फिर कोई रेसिस्टेंस की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, तो आप इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट कर दीजिए करंट इक्वेशन, इक्वेट करंट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। जैसे कि आपने अगर फाइंड आउट किया कि कोई डिवाइस आपके पास सैचुरेशन रीजन में है, तो सैचुरेशन के लिए करंट इक्वेशन क्या आपके पास आईडी आएगा। आईडी इज इक्वल टू दिस इज म्यू एन, एन मॉस के लिए सी एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2, और उसके साथ आपके पास VGS माइनस VTN का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? और वहीं पे अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन आएगा, दिस इज आई डी इज इक्वल टू दिस इज ये आपका हाफ है, दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज VGS माइनस VTN इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है? ये एन मॉस के लिए। और उसी प्रकार अगर आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप पी मॉस में वर्क कर रहे हैं, तो पी मॉस के लिए अगर आप सैचुरेशन करंट के इक्वेशन को लिखेंगे तो ये आई डी इज इक्वल टू दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल एंड दिस इज डिवाइड बाई 2, और उसके साथ आपके पास VSG माइनस VTP और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे SG मैंने लिखा है, वहां पे GS था, यहाँ पे SG है, ये अंतर है। और उसी प्रकार अगर आप ट्रायोड रीजन में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास यही आईडी करंट का इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स हमारे पास डब्ल्यू अपन एल, और यहाँ पे आपके पास VSG माइनस VTP इंटू आपके पास हो जाएगा VSD माइनस VSD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका करंट इक्वेशन है, ठीक है? ये आपका करंट इक्वेशन है, ठीक है? तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्या इक्वेशन है। लेकिन एक एक चीज छोटा सा जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा, तो करंट इक्वेशन को इक्वेट करने का मतलब है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका ये जो टर्मिनल है ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, ठीक है? ध्यान से देख लेंगे तो ये आपका ड्रेन टर्मिनल है क्योंकि यहाँ एरो है, तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये ड्रेन टर्मिनल 1 का, ये सोर्स टर्मिनल 1 का, और ये गेट टर्मिनल फर्स्ट ट्रांजिस्टर का। अब आप देखिए आपका ड्रेन टर्मिनल और गेट टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है,
जब भी आपको किसी मॉसफेट में ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किट दिखे, तो आप डायरेक्टली इस कंडीशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आपका ये जो ऊपर वाला मॉसफेट है ना? ये आपका जो ऊपर वाला मॉसफेट है, ये आपका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई? ये आपका सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। दिस इज वर्किंग अंडर सैचुरेशन। ठीक है? तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सर हर बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या कि आपका सैचुरेशन के लिए या फिर ट्रायोड रीजन के लिए? नहीं। अगर आपको फोर्थ पॉइंट में ऐसा कुछ दिख रहा है कि इफ ड्रेन एंड गेट आर शॉर्ट सर्किटेड, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ ड्रेन एंड गेट आर short circuited, then the then the MOSFET always works in saturation। ये हमेशा सैचुरेशन में ही वर्क करेगा। ठीक है? सैचुरेशन में वर्क करेगा इसका मतलब है कि आपके पास VDS की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास VGS माइनस VTN होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपके पास यहाँ पे ड्रेन का टर्मिनल का वोल्टेज, गेट टर्मिनल का वोल्टेज बराबर है। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ड्रेन माइनस सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन आपके पास गेट माइनस सोर्स वोल्टेज माइनस आपके पास VTN है। ठीक है? तो ये ड्रेन को गेट भी लिख सकते हैं या गेट को ड्रेन भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस VT माइनस VS लिख दिया, इज ग्रेटर देन आपके पास यहाँ पे VD माइनस ये VG को मैंने VD कर दिया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे माइनस VS कर दिया, माइनस आपके पास VTN की वैल्यू हो गई। ठीक है? तो आप देखिए, मान लीजिए ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है? फिर से आपके पास हो गया ड्रेन की वैल्यू आपके पास 5 वोल्ट है, सोर्स की वैल्यू 0 है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे 5 माइनस 1 जो है वो 4 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि भैया 5 जो है वो हमेशा 4 से तो ज़्यादा ही होगा। हमेशा राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होगी और अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होती है तो राइट साइड की क्वांटिटी आपके लेफ्ट साइड से कम ही होगी। मतलब ये कंडीशन हमेशा आएगा जब भी ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है और ये कंडीशन हमेशा सही होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि ड्रेन और गेट के शॉर्ट सर्किट होने से आपका डिवाइस ऑलवेज सैचुरेशन में वर्क करेगा। ठीक है? तो इस कंडीशन को ज़रूर से यूज़ करना। दूसरा, हमको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो आप कभी भी इस डायरेक्शन में कोई करंट मत लेना। दिस करंट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू 0 है। तो मैंने करंट को इक्वेट करने किस लिए बोला? इसलिए बोला क्योंकि आपके पास जो भी करंट ऊपर से यहाँ से आ रहा है, सेम करंट यहाँ आएगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा, सेम करंट आपको यहाँ भी मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ड्रेन करंट आपके इस डिवाइस 1 में फ्लो हो रहा है, वही ड्रेन करंट आपके डिवाइस 2 में भी फ्लो होगा और वही आपके सोर्स टर्मिनल में भी वही करंट फ्लो होगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास ID1 जो है वही आपके पास ID2 होगा और ये भी ऑलवेज ट्रू होगा। ये कभी भी गलत नहीं होगा क्योंकि गेट टर्मिनल में कभी भी करंट नहीं जाता। अब कोई ये सोच सकता है कि सर गेट टर्मिनल में करंट क्यों नहीं जाता? क्योंकि गेट टर्मिनल के जस्ट नीचे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है और उस सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टेप को समझा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन भी 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम मिलता है और ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इस बोर्ड को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल्स का नाम लिख दूँ, तो ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपके पास गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है 1 का। ठीक है? उसी प्रकार ये आपका ड्रेन टर्मिनल है क्योंकि ये एरो है, एरो से सोर्स टर्मिनल डिटेक्ट हो गया। ये ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपका गेट टर्मिनल है 1 का और ये आपका सोर्स टर्मिनल है 1 का। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ड्रेन और गेट आपके पास सेकंड का भी शॉर्ट सर्किटेड है और ड्रेन और गेट जो है वो फर्स्ट का भी शॉर्ट सर्किटेड है। इसका मतलब है ये भी डिवाइस आपका सैचुरेशन में है और आपके पास ये भी डिवाइस सैचुरेशन में है। दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है। तो जब सैचुरेशन आप कर ही लिए हैं, तो आपको ऑन ऑफ कंडीशन को फाइंड आउट करने का फिर से जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिवाइस सैचुरेशन में है और सैचुरेशन करंट की इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे द आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मैंने आपको पहले ही बोला कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो या फिर करंट इक्वेशन फाइंड आउट, जो भी कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो, आप करंट इक्वेशन को इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग दोनों दोनों आपके पास एनमॉस है और दोनों के करंट इक्वेशन को इक्वेट करें, तो आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास दो जो वैल्यूज आए हैं, टू वैल्यूज, वो दोनों वैल्यूज आपका वी कैन से यूज होगा कि नहीं होगा या फिर वो आउटपुट वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, मतलब सही है कि नहीं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ID1 का जो आपके पास सैचुरेशन की वैल्यू है और आपके पास ID2 का जो आपका सैचुरेशन का वैल्यू है, ये दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। तो ID1 का सैचुरेशन का वैल्यू वो भी आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल है ना, ये 1 1 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे आपके पास VG S1 माइनस VT की जो वैल्यू है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास म्यू एन सी ओ एक्स W2 अपन L2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास VGS2 माइनस VT का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है ये आपके पास K1 के नाम से दिया होगा और ये जो वैल्यू है ये आपको K2 के नाम से दिया होगा, जो कांस्टेंट है। और बाकी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस VT का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ टू माइनस VT का स्क्वायर जो है ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है? K1 और K2 की वैल्यू आपको दी गई है, देखिए यहाँ पे K1 की वैल्यू आपके पास 36 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है और K2 की वैल्यू 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट है। यूनिट को क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे 36 लीजिए और गेट वोल्टेज जो है वो इसके ड्रेन वोल्टेज के बराबर है और ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और सोर्स वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट से कनेक्टेड है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ होना चाहिए। 1 वोल्ट आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो ये आपका 1 आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। देखिए ये गेट वोल्टेज है और ये वी नॉट मतलब सोर्स वोल्टेज 1 का, ये 1 है। दिस इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 9 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर है। तो ये आपका 9 हो गया और यहाँ पे गेट वोल्टेज की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखें, तो वी हैव द गेट वोल्टेज इज ये वाले कंडीशन में, तो ये वी नॉट की वैल्यू से कनेक्टेड है। तो ये वी नॉट है, सोर्स वोल्टेज आपका 0 है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो वी नॉट की आंसर आपके पास 2 आएगी शायद, दैट इज 3 एंड 7 वोल्ट। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 वोल्ट एंड 7 वोल्ट 2 आएगा। लेकिन आप जो है वो 7 वोल्ट को हमेशा रिजेक्ट करना। कारण क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपने जो ओवरऑल वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया है वो 5 वोल्ट और आपको बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 7 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है इस डिवाइस में इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप 7 वोल्ट आएगा और आपने ओवरऑल जो डीसी वोल्टेज इस डिवाइस में लगाया वो 5 वोल्ट है। ठीक है, आपके पास अगर आपने ओवरऑल वोल्टेज को देखिए केवीएल सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपने 5 वोल्ट लगाया और आपके पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको 7 वोल्ट मिलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये केवीएल को
आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी आपके पास आउटपुट में 2 ऐसे वोल्टेज आ रहे हैं जो कि आपके ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर कोई वैल्यू 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दीजिए विदाउट फाइंडिंग कि वो 7 वोल्ट सही है या फिर नहीं है। या फिर वो हायर वोल्टेज जो कि आपके ओवरऑल डीसी वोल्टेज की वैल्यू उस डिवाइस में जो लगाया गया उससे ज़्यादा है, तो डायरेक्टली आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 7 वोल्ट को रिजेक्ट किया, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट आई, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 वोल्ट है। ठीक है? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताया और उस स्टेप्स भी बताए, स्टेप्स को फॉलो कीजिए, ट्रिक को फॉलो कीजिए और जिस भी क्वेश्चन में आप इस स्टेप्स को फॉलो करके करेंगे सॉल्व, तो आपका आंसर सही आएगा। देखिए, हमने डायरेक्टली सैचुरेशन बोला, सैचुरेशन के करंट को इक्वेट किया, इक्वेट करके हम लोगों ने V नॉट की वैल्यू निकाल ली, एक 3 वोल्ट आया, एक 7 वोल्ट आया। डायरेक्टली 7 वोल्ट को रिजेक्ट कर दिए, 3 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। मान लीजिए कि सर ऐसा ना होता और दोनों वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट से कम आती, तो हम क्या करते? तो हम ये देखते हैं कि आपका ये दोनों डिवाइस इस पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू में सैचुरेशन में है कि नहीं? क्योंकि आपने सैचुरेशन में लिया है। तो हम फिर ये वाला टेस्ट करते हैं कि VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज़्यादा है कि नहीं? तो अगर किसी कंडीशन में हमने मान लीजिए 5 वोल्ट के बदले यहाँ पे 7 वोल्ट के बदले 4 वोल्ट आता, तो हम ये देखते हैं कि आपका डिवाइस सैचुरेशन में है कि नहीं। अगर सैचुरेशन करंट के इक्वेशन को यूज़ करते, अगर वो इक्वेशन सैटिस्फाई होता तो हम 4 वोल्ट को भी आंसर में लेते। लेकिन यहाँ पे तो उटपटांग वोल्टेज आ गया 7 वोल्ट। ओवरऑल वोल्टेज 5 वोल्ट है और ड्रॉप जो है वो 7 वोल्ट आ गया, तो हमने उसको डायरेक्टली गलत साबित कर दिया। ठीक है? तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम ले रहे हैं। द सोर्स ऑफ ए सिलिकॉन Ni is equal to 10 to the power 10 per centimeter cube. N-channel MOS transistor has an area of 1 square millimeter and depth of 1 millimeter. तो आपका एक सोर्स रीजन है सिलिकॉन का, जो कि एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर का है, जो कि एक वी कैन हैव एरिया, जो उसका एरिया है बॉटम एरिया, वो 1 स्क्वायर मिलीमीटर का है और जो डेप्थ है वो 1 मिलीमीटर का है। तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास मान लीजिए ये सोर्स रीजन है, ठीक है? और इसके बॉटम का एरिया, अगर ये आपका एक क्यूबॉइड शेप में होता है ऐसा, तो ये इसके बॉटम का एरिया, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये आपका सोर्स का डब्बा है, ठीक है? इसका बॉटम का एरिया जो है ये वाला एरिया, ठीक है? ये एरिया आपको दिया है 1 स्क्वायर मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है और इसका डेप्थ जो है ऊपर से नीचे, ये आपको 1 मिलीमीटर का दिया गया है, ठीक है? इफ द डोपेंट डेंसिटी इन द सोर्स इज 10 टू द पावर 19, जो आपका डोपेंट डेंसिटी है यहाँ पे, क्योंकि ये एन चैनल है मतलब एन प्लस है, या फिर डोनर एटम्स की डोपिंग यहाँ पे जो की गई है वही आपका एन प्लस भी कह लोगे, डेट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 19 पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है, राइट? द नंबर ऑफ होल्स इन द सोर्स रीजन विथ द अबव वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये होल्स जो है वो आपका माइनॉरिटी है, ठीक है? यहाँ पे हमको माइनॉरिटी का फाइंड आउट करने की बोला है। लेकिन क्या माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने बोल रहा है? नहीं। कंसंट्रेशन मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने नहीं बोल रहा है। यहाँ पे कितने होल्स होंगे उसका काउंट बता दीजिए। पर यूनिट वॉल्यूम नहीं बताना है, कितने होल्स होंगे वो बताना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट करें, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा दैट इज पी इन एन रीजन, जो कि होगा एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी। ये हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको मिलेगा, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है, ये जो पी इन एन है, इसको हमको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके नीचे आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब है, देखिए इसका यूनिट, और वॉल्यूम का यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ होल्स। ये आपका कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, कई लोग यहाँ माइनॉरिटी फाइंड आउट करके छोड़ देंगे तो उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे माइनॉरिटी सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना, आपको माइनॉरिटी फाइंड आउट करके जो आपको डायमेंशन दिया है वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आपको नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले Ni स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है Ni की वैल्यू 10 टू द पावर 10, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, दिस इज 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 10 टू द पावर 19 है। तो ये आपके पास 10 जो है वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये जो 10 है ये आपका पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये हम यूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे देखेंगे तो 10 भी दिया गया है, और अगर आप 10 को करेक्ट आंसर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो 10 वैल्यू है जो दिया गया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, और वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 स्क्वायर मिलीमीटर है और वो 1 मिलीमीटर है। तो बॉटम का एरिया 1 इंटू 1, और ये आपके पास मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो चीजें आई है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब में चीजें हैं, तो आपके पास ये जो मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास मिलीमीटर है, इसका मतलब है दिस इज 10 टू दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये मिलीमीटर का स्क्वायर है, इसको हटाओ, तो इंटू 10 टू द पावर ऑफ मिली, मतलब ये 10 टू द पावर 6 होगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब ये मीटर में हो गया। अब मीटर को आपको सेंटीमीटर में करना, कन्वर्ट करना है, और ये आपका मिलीमीटर स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर क्यूब आएगा ना, क्योंकि ये मिलीमीटर है और ये आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर है, या तो यहाँ पे मिलीमीटर क्यूब आएगा। तो अगर ये मिलीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 का 3, मतलब 10 टू द पावर ऑफ -9, ठीक है, 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर क्यूब, तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3, और उसका क्यूब वी कैन हैव दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -9, है ना, ये आपका मीटर में आ गया। अब इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये अभी आपके पास मीटर क्यूब है, आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को अगर हम तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको 10 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ दिस इज -3 आ जाएगा, एंड द यूनिट इज, ये कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स का वैल्यू। और अगर ये नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू है, तो आपको क्या आंसर मिल रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 0.0, 10 टू द पावर ऑफ -3 है ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.123, 0.01, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, 123, 123, ठीक है। तो ये 0.01 आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे 0.01 तो कुछ भी नहीं है, और 0.01 होल्स का काउंट मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो इज द काउंट ऑफ होल्स, जीरो इज द काउंट ऑफ होल्स। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया, और रिलेटिवली भी कैसे आएगा ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना, आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, इन द सर्किट शोन बिलो फॉर द मॉस ट्रांजिस्टर mu n cu x is equal to 100 microampere per volt square, and the threshold voltage VTH is equal to 1 volt. The voltage Vx at the source of the upper transistor is, तो ये Vx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि आपका अपर ट्रांजिस्टर का सोर्स है। बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ पे एरो है, ये आपका अपर ट्रांजिस्टर है, इसका सोर्स है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप बताए हैं, आप उसी स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे जो आपके पास नीचे वाला ट्रांजिस्टर है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप मार्क कर लीजिए कि सोर्स कहाँ है। तो मान लीजिए इसको हम ट्रांजिस्टर 2 बोलते हैं,
और इसको हम ट्रांजिस्टर 1 बोलते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर 2 का सोर्स है क्योंकि यहाँ एरो है, और ये आपका ट्रांजिस्टर 2 का गेट है, और ये आपके पास ट्रांजिस्टर 2 का ड्रेन है। तो इसको देखने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका नीचे वाला डिवाइस तो सैचुरेशन में है। अब आपको ऊपर वाले डिवाइस के बारे में फाइंड आउट करना है कि वो सैचुरेशन में है या फिर ट्रायोड में है या फिर ऑन में है या फिर ऑफ में है। मैं डायरेक्टली सैचुरेशन रीजन का टेस्ट करता हूँ, अगर वो सैचुरेशन रीजन में आ गया तो आप ये बोल देंगे कि वो ऑन भी है। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको मार्क करके ये देख लेता हूँ कि ये आपका ड्रेन टर्मिनल है 1 का, ये आपका गेट टर्मिनल है 1 का, क्योंकि इसका ड्रेन और गेट शॉर्ट सर्किटेड नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर सकता कि ये डिवाइस आपका सैचुरेशन में है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये आपका वी कैन हैव दिस इज द सोर्स टर्मिनल ऑफ फर्स्ट, और इसी में Vx कनेक्टेड है और इसी की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर 1 के बारे में सोचते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर 1 जो है वो कैसा कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, क्लियर। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर 1 जो है उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसा कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का प्लान किया, VDS1 इज ग्रेटर देन, आपके पास VGS1 माइनस VT है कि नहीं। इसके लिए आपको ड्रेन टर्मिनल का वोल्टेज 1 का माइनस सोर्स टर्मिनल वोल्टेज 1 का इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास गेट टर्मिनल का वोल्टेज 1 का माइनस सोर्स टर्मिनल वोल्टेज 1 का माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब 1 में जो आपका ड्रेन टर्मिनल है वो 6 वोल्ट से कनेक्टेड है। कहाँ गया भाई? तो मिट क्यों गया? ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि आपके पास ड्रेन टर्मिनल 1 का 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे सोर्स टर्मिनल 1 का आपका Vx से कनेक्टेड है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन गेट टर्मिनल 1 का जो आपका कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, और सोर्स टर्मिनल 1 का Vx से कनेक्टेड है, और यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू भी मेंशन होगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट मेंशन है, तो यहाँ पे हम 1 वोल्ट लगा दिए। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस Vx है, और यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस Vx है। ऑब्वियस है कि 6 माइनस Vx की वैल्यू 4 माइनस Vx से ज्यादा होगी, मतलब आपका ट्रांजिस्टर T1 भी सैचुरेशन में है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। ये जो कंडीशन है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आपका दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है। जब आपने ये कंक्लूड कर दिया कि दोनों डिवाइस सैचुरेशन में है, तो आप यहाँ पे दोनों के करंट इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, ID1 और ID2 को इक्वेट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि Vx की वैल्यू क्या है। यही तरीका है। तो यहाँ पे ID1 के बारे में अगर हम लोग सोचे तो यहाँ पे W अपन L की वैल्यू इसकी अलग है, म्यू एन सी एक्स की वैल्यू दोनों का सेम है, तो हमको म्यू एन सी एक्स लेने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली हम W अपन L से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे W1 अपन L1, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं VGS1 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और इसका स्क्वायर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा W2 अपन L2, और ये आपके पास VGS2 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, W अपन L1 का आपके पास 4 है, तो यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। गेट वोल्टेज आपके पास 5 है, माइनस Vx ले लीजिए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज 1 है, स्क्वायर इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट इज 1। तो यहाँ पे आप 1 ले लीजिए। गेट वोल्टेज आपका Vx से कनेक्टेड है, सोर्स वोल्टेज 0 से कनेक्टेड है, ये 1 से कनेक्टेड है, इसका स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका। यहाँ पे Vx की वैल्यू फिर से आपके पास दो वैल्यूज आएगी, वही 7 और 3 आएगी जहां तक मेरा ख्याल है। यहाँ पे भी आपके पास यही आएगी 7 एंड 3, एंड द करेक्ट आंसर विल बी 3। तो यहाँ पे आपके पास Vx की वैल्यू 3 वोल्ट आएगी, क्योंकि 7 वोल्ट करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज आपको 6 वोल्ट लगाया गया है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसके पहले वाला भी इजी था, ये भी इजी है, बस आप स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो चलिए लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया है।
क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर द एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है शोन इन द फिगर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT is 0.8 volt neglect channel length modulation of the drain voltage VD is equal to 1.6 volt and the drain current IT was found to be 0.5 milliampere. If VD is adjusted to be 2 volt by changing the values of R and VDD, the new values of ID in milliampere is. तो सबसे पहले तो हमको हमारे उसी स्टेप्स को फॉलो करने हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है वो हम देख लेंगे। हमारे स्टेप्स क्या है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये अगर ड्रेन और गेट जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है तो हमारा मॉसफेट जो है वो वर्क कर रहा है सैचुरेशन रीजन में। तो सबसे पहली बात हमारा मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पे बाकी चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल है। क्योंकि यहाँ पे एरो दिया गया है, ये सोर्स टर्मिनल है, इसलिए हम ये भी कंक्लूड कर देते हैं कि भैया ये एनमॉस है। हालांकि दिया होगा एनमॉस है, मुझे नहीं पता। हाँ, एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि अब हमको क्या फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आईडी करंट की फाइंड आउट नहीं है। नेग्लेक्ट चैलेंज एंड मॉड्यूलेशन व्हेन द ड्रेन वोल्टेज VD इज इक्वल टू 1.6 वोल्ट। यहाँ पे VD की वैल्यू 1.6 वोल्ट, VD मतलब इस वाले टर्मिनल की वोल्टेज की वैल्यू, ये 1.6 वोल्ट दिया गया है। द ड्रेन करंट ID इज फाइंड टू बी, तो यहाँ पे आपके पास ड्रेन करंट की वैल्यू है 0.1 मिली एम्पियर दिया गया है। ठीक है, चलेगा। अब बोल रहा है इफ VD इज एडजस्टेड टू बी 2 वोल्ट, मतलब हम इसको VD1 ले लेते हैं। अब हमारे पास VD2 हो गया, ये आपके पास 2 वोल्ट हो गया। और बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ R, द VDD एंड VDD, ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ ID इन मिली एम्पियर। तो हमको यहाँ पे न्यू वैल्यू ऑफ ID फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको ID2 ले लेते हैं और ये क्वेश्चन मार्क। तो अगर आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है, ठीक है, अगर आपका डिवाइस सैचुरेशन रीजन में है तो आपके ये जो सॉल्यूशन ले रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन नंबर 12 का ले रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पे आईडी करंट का फॉर्मूला आपके पास के टाइम्स दिस इज VGS माइनस VT का स्क्वायर है। ठीक है, और हमको यहाँ पे ID2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा के तो सेम है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे VGS2 माइनस VT का स्क्वायर। और हमारे पास ID1 की वैल्यू दी गई है, तो ये बढ़िया है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे दिस इज VG1 माइनस VT का स्क्वायर, है ना। कई लोग ऐसा भी करेंगे कि ड्रेन टर्मिनल को यहाँ ले लेंगे। अरे नहीं भैया, ड्रेन टर्मिनल यहाँ नहीं, ड्रेन टर्मिनल यहाँ। हालांकि इस क्वेश्चन में मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लीजिए। बहुत ही इजी हो गया अब हमारे पास, क्योंकि डायरेक्टली हम सैचुरेशन रीजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे ID2 का फॉर्मूला आपके पास ID1 जो भी है उसके साथ आपको VGS2, यहाँ पे VGS2 मतलब आप समझ लीजिए कि इफ VD इज एडजस्टेड टू 2 वोल्ट, सोर्स टर्मिनल आपका ग्राउंडेड है, तो आपका ड्रेन और गेट का वोल्टेज सेम है, इसलिए ड्रेन का जो वोल्टेज है वही हम लोग गेट का वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास पहला क्या है, डेट इज 1.6। ठीक है, 1 नहीं, ये आपके पास 0.8 है। चलिए, तो यहाँ पे दिस इज 0.8 ले लेते हैं। और ये 1.6 माइनस 0.8 हो जाएगा, ये 0.8 है, ये 1.6 है। तो दिस इज 1.6 माइनस 0.8, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ID1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, और ID1 कहाँ पे है भैया, ID वाज फाउंड टू बी 0.5 मिली। ठीक है, ये 0.5 है, और हम मिली एम्पेयर को मिली एम्पेयर में रहने देते हैं और आंसर मिली एम्पेयर में फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास 0.5 है, दिस इज 2 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1.6 माइनस 0.8, इसका मतलब है ये आपके पास 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड गेट द आंसर। हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.125 मिली एम्पेयर। सो यू जस्ट राइट दिस, दिस इज 1.125 मिली एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है भाई, 12th क्वेश्चन का सोल्यूशन।
ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखें तो यहाँ पे लिखा है फॉर द MOSFET shown in the figure, the threshold voltage VTH is equal to 2 volt and K is equal to half mu CoxW upon L is equal to 0.1 milliampere per volt square. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ID is, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ID फाइंड आउट करना है इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पेयर। ठीक, ये क्वेश्चन समझ गए। अब इस क्वेश्चन में ये सर्किट डायग्राम दिया गया है। अब इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिए और उसके अनुसार इसका एनालिसिस करें। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि ये जो टर्मिनल है ये आपका सोर्स टर्मिनल है। मान लीजिए इसको ट्रांजिस्टर T1 दे देते हैं नाम। तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है क्योंकि इसमें एरो बना है। ये आपका गेट टर्मिनल है और ये आपका ड्रेन टर्मिनल है 1 का। ये 1 का, ये 1 का। ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है ना। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये आपके पास सोर्स टर्मिनल है 2 का, क्योंकि ये एरो है। ये आपका गेट टर्मिनल है 2 का और ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है 2 का। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके देखा जाए, आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि VSS की वैल्यू -5 वोल्ट है ना। ये अगर आपको दिख रहा है तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। कहीं सोर्स की वैल्यू आप 0 वोल्ट लेके मत कीजिएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया और क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके का है। तो इसमें हर एक चीज को आपको वॉच करना पड़ेगा और हर एक चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आप देखिए यहाँ पे जो आपका नीचे वाला जो डिवाइस है उसका गेट टर्मिनल ग्राउंडेड है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला डिवाइस है इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज आप वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप जरूर से यूज कीजिएगा। इसका गेट टर्मिनल तो ग्राउंडेड है और इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज आप वोल्टेज डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपने जो ऊपर वाले डिवाइस के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि ये आपका पीमॉस है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पीमॉस में आप रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको स्टेप्स में बता दिया है कि पीमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट होता है। और ये आपके पास एनमॉस है, इस एनमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एनमॉस का या फिर पीमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि सैचुरेशन जो आपका कंडीशन है उसी में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप एनमॉस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज VDS इज ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VT। और अगर आप पीमॉस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप VSD इज ग्रेटर देन VSG माइनस मॉड ऑफ VTP, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। जब ये टर्मिनल का हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल से वोल्टेज आ जाएगा तब हम फाइंड आउट करेंगे कि पीमॉस और एनमॉस का रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। ठीक है, सो आई विल टेक द बोर्ड एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन में मैं जा रहा हूँ। तो ये है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर में क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि हम वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर रहे हैं और इससे आप वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट वाले या फिर पीमॉस ट्रांजिस्टर के गेट टर्मिनल का। ठीक है, ये और इसके गेट टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वी कैन यूज दिस इज 12 इंटू हमारे पास किस रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है 10 किलो ओम। तो यहाँ पे आपके पास ये 10 किलो ओम है डिवाइडेड बाय वी कैन राइट दिस इज 10 किलो ओम प्लस आपका दूसरा रेसिस्टर का वैल्यू क्या है दैट इज आल्सो 10 किलो। तो ये भी आपके पास 10 किलो में, इसको देख के मुझे डायरेक्टली लग रहा है कि आपके पास यहाँ पे 6 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका वोल्टेज डिवीजन रूल से इस टर्मिनल का वोल्टेज वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट और इस टर्मिनल का वोल्टेज वैल्यू 0 वोल्ट। अब आप ये चेक कर लीजिए कि आपका पीमॉस और एनमॉस ऑन है कि ऑफ है। तो सपोज मैं यहाँ पे पीमॉस के ऑन ऑफ कंडीशन को फाइंड आउट करता हूँ, ये ऑन है या फिर ऑफ है। ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन या कट ऑफ निकालने के लिए ना आपको इस टर्मिनल का वोल्टेज चाहिए जो अननोन है, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। ये टर्मिनल का वोल्टेज तो अननोन है, ये आपके पीमॉस का, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है क्योंकि ये ड्रेन टर्मिनल है पीमॉस का।
तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि VDS, या फिर आप PMOS के लिए कर रहे हैं तो VSD इज ग्रेटर देन VSG माइनस मॉड ऑफ VTP, तो करेंगे। इस टर्मिनल का वोल्टेज तो आपको पता ही नहीं भाई, तो आप कैसे निकालोगे कि ये सैचुरेशन में है या फिर लीनियर रीजन में? उसी प्रकार ये जो टर्मिनल है ये आपके इस NMOS का भी ड्रेन टर्मिनल है, ड्रेन टर्मिनल ऑफ NMOS। ये भी आपको नहीं पता, तो आप कैसे VDS की वैल्यू VGS माइनस VT से ज्यादा ये पता करोगे? तो वो आप assumption से लेना, है ना? सर assumption क्या लेना है? कभी भी आप इस टाइप के कंडीशन में फँसते हैं, तो आप assumption में हमेशा सैचुरेशन रीजन ऑपरेशन लेके सॉल्व करना। लेकिन एक बात चेक कर लेना कि भाई डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि डिवाइस ऑन है कि ऑफ है, ये चेक करना है। और अगर आप PMOS के ऑन ऑफ कंडीशन को चेक कर रहे हैं तो आपको VSGP इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ VTP ये पता करना पड़ेगा। और अभी-अभी हम लोगों ने, हाँ, इसका सोर्स टर्मिनल PMOS का हमको पता है। गेट टर्मिनल PMOS अभी-अभी फाइंड आउट किए हैं। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 2 वोल्ट दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 वोल्ट है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि सोर्स टर्मिनल आपका 12 वोल्ट से कनेक्टेड है PMOS का, तो ये 12 हो गया और ये 6 हो गया, इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट है। तो ये 6 वोल्ट इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट है। इसका मतलब है आपका PMOS ऑन कंडीशन में है। ठीक? तो ये PMOS ऑन कंडीशन में, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि PMOS सैचुरेशन में है। एज्यूम करने में क्या जाता है, अगर सही गए तो सही गए। PMOS इज इन सैचुरेशन, ये हमने एज्यूम कर दिया PMOS इज इन, ये आपके पास सैचुरेशन में है, आपका PMOS जो है उसके लिए। ये एजम्पशन है भाई। आखिरी में देखेंगे कि हमने सही एजम्पशन किया कि नहीं किया, बट राइट नाउ ये आपका एजम्पशन है। ठीक है? ये एजम्पशन है। अब हम देखें यहाँ पे NMOS का क्या कंडीशन है। तो NMOS के लिए भी हम थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। NMOS, NMOS के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये ऑन है या फिर ये ऑफ है, ये पता कर लेते हैं। ऑन ऑफ कंडीशन के लिए हमको ये VGSN इज ग्रेटर देन, हमको VTN की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है VGN माइनस VSN इज ग्रेटर देन VTN की वैल्यू चाहिए। गेट टर्मिनल इसका 0 वोल्ट से कनेक्टेड है और सोर्स टर्मिनल -5 वोल्ट से कनेक्टेड है। इज ग्रेटर देन आपका 2 वोल्ट होना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट है। इसका मतलब है ये भी आपका ऑन कंडीशन में है। और अगर ये भी आपका ऑन कंडीशन में है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा NMOS जो है, NMOS इज इन सैचुरेशन मोड। ये हमेशा आप करना कि आप जब भी डिवाइस का मोड ऑफ ऑपरेशन, कि वो सैचुरेशन में है या फिर लीनियर में है, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप हमेशा सैचुरेशन रीजन का एजम्पशन ले लेना। ये आपके लिए वर्क करेगा हमेशा। तो इसका मतलब है हम लोगों ने NMOS को भी सैचुरेशन में ले लिया और PMOS को भी सैचुरेशन में ले लिया। चलिए, तो सबसे पहले हम PMOS में करंट की इक्वेशन को देखते हैं। तो PMOS में अगर आप सैचुरेशन में हैं, तो हमारे पास IDP की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज म्यू पी COX W L डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास BSGP माइनस BTP का मॉड और इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास हाफ ऑफ म्यू COX W/L 0.1 मिली एम्पियर पर वोल्ट है। ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास 0.1 है। और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज माइनस गेट वोल्टेज, इसका सोर्स वोल्टेज 12 में है, गेट वोल्टेज 6 में है, और ये आपके पास 2 है और इसका स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा PMOS के लिए, ये आपके पास 1.6 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो that will be 1.6 milliampere. So this is 1.6 milliampere. This is the answer for PMOS. और अगर हम यही बात NMOS के लिए करें, तो NMOS के लिए हमारे पास सैचुरेशन करंट का इक्वेशन जिसको IDN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास है म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एल डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज VGSN। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज VGSN माइनस VTN और इसका स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास IDN की वैल्यू, दैट इज दिस वन। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 0.1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। तो दिस इज 0.1 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर पूरे ही लिख देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे गेट टर्मिनल का वोल्टेज आपका बस 0 है और ये आपके पास -5 वोल्ट है, माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9 और 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपके पास 0.9 मिली एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमको ये पता है, जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, कि कभी भी करंट दोनों में अलग अलग नहीं हो सकता। जो करंट आपका यहाँ फ्लो होगा वही करंट आपके पास यहाँ पे फ्लो होगा, और इस क्वेश्चन में दोनों का आंसर सेम, दैट मीन्स डिफरेंट आ रहा है, और दोनों का अगर करंट वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब है इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो जब भी आपके पास दो अलग अलग डिवाइस में करंट की वैल्यू अलग अलग आए, आप उसमें मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1.6 मिली एम्पियर एंड 0.9 मिली एम्पियर इज इक्वल टू आपके पास 0.9 मिली एम्पियर होता है। ये मिनिमम क्यों सेलेक्ट किया गया, आपको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है जिसमें दो रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है और एक रेसिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी कम है, और ये ऐसा है, ऐसा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। इसको हम सबसे पहले एक डिवाइस ले लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमारे पास दो डिवाइस है और दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड है। एक डायोड है जो कि ऐसा कनेक्टेड है और एक डायोड जो है वो ऐसा कनेक्टेड है, सपोज। ठीक है, और ये वाला डायोड क्योंकि ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि क्यों मैंने मिनिमम वैल्यू लिया है। और ये वाला डायोड क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपका रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस मतलब आइडियली ये कैसा हो गया, सर ये तो ओपन सर्किट हो गया। तो हमारे पास ये वाला डायोड जो है, आइडियली वी आर हैविंग दिस इज ओपन सर्किटेड, और ये ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब है करंट की वैल्यू कितनी जा रही है, सर करंट की वैल्यू तो 0 एम्पेयर जा रही है। तो ओवरऑल इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है, भले ही ये फॉरवर्ड बायस है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस फॉरवर्ड बायस में जो करंट जा रहा है वही आपका ओवरऑल करंट है। जो आपका वो ज्यादा रेसिस्टेंस वाली डिवाइस है, वो डोमिनेटिंग करता है करंट को, तो जो मिनिमम करंट है वही आपका ओवरऑल करंट होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम करंट है 0.9 मिली एम्पियर, वही आपका ओवरऑल करंट हो गया। तो मतलब ये जो पीमॉस से आपके पास जो करंट आया है, ये करंट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब है आपके पास पीमॉस में भी जो करंट फ्लो हो रहा है, वो भी आपका 0.9 मिली एम्पियर है। तो इस सर्किट में ओवरऑल करंट जो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.9 मिली एम्पियर है। अब आपको ये पता है कि अगर पीमॉस सैचुरेशन में वर्क कर रहा था, तो पीमॉस का करंट का वैल्यू 1.6 मिली एम्पियर था। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमने एनमॉस को सैचुरेशन में लिया था और हमने एनमॉस का करंट को ही यूज किया। एनमॉस जो है वो सैचुरेशन रीजन हम लोगों ने एज्यूम किया था, और हमने एनमॉस की ही करंट की इक्वेशन को यूज किया, जो कि 0.9 मिली एम्पेयर आया है सैचुरेशन में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो सोचा था वो सही है, और एनमॉस जो है वो सैचुरेशन में ही है, ये हम कंक्लूड कर लिए। ठीक है, लेकिन पीमॉस का क्या हो गया, क्योंकि आपके पास पीमॉस में जो हम लोगों ने करंट यूज किया था, उस करंट की वैल्यू आपके पास सैचुरेशन रीजन में 1.6 मिली एम्पियर आ रहा है। तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा कि पीमॉस जो है, मान लीजिए मैं इसी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करता हूँ, तो सैचुरेशन रीजन यहाँ पे है, ये आपके पास आईडी की वैल्यू है, 1.6 मिली एम्पियर आपका करंट आ रहा है। लेकिन आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको 0.9 मिली एम्पियर का करंट पीमॉस में फ्लो करवाना है। तो पीमॉस में 1.6 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट तो कभी फ्लो नहीं होगा। अगर 1.9 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कहीं यहाँ पे उसकी वैल्यू है। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये पॉइंट तो आपका लीनियर रीजन का है, मतलब 0.9 मिली एम्पियर अगर पीमॉस में फ्लो हो रहा है,
तो पीमॉस में 0.9 मिली एम्पेयर सिर्फ और सिर्फ लीनियर रीजन में ही फ्लो हो सकता है, क्योंकि सैचुरेशन रीजन में उसकी करंट की वैल्यू 1.6 मिली एम्पेयर है और सैचुरेशन रीजन के करंट की मैक्सिमम करंट होती है एक पर्टिकुलर मॉस का, जब आप उसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसीडर नहीं करेंगे तो अगर आपको 0.9 मिली एम्पेयर करंट लेना है तो ये तभी पॉसिबल है जब पीमॉस लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो पीमॉस है इसकी करंट की वैल्यू कहीं यहाँ पे है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये देखिए लीनियर रीजन है और आपका करंट का वैल्यू 0.9 मिली एम्पेयर है। तो हम ये कंक्लूड कर दिए कि भाई ये जो पीमॉस है ये आपका लीनियर रीजन में ऑपरेट हो रहा है और एनमॉस जो है वो सैचुरेशन में ऑपरेट हो रहा है और करंट जो है ओवरऑल पूरे दोनों डिवाइस में फ्लो हो रहा है, उसकी वैल्यू 0.9 मिली एम्पेयर है, उसकी वैल्यू 0.9 मिली एम्पेयर। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ आईडी इज, इस क्वेश्चन में तो आईडी की वैल्यू पूछी गई है तो आपने 0.9 मिली एम्पेयर यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस 0.9 मिली एम्पेयर में ये जो पीमॉस है ये आपका लीनियर रीजन में ऑपरेट हो रहा है और एनमॉस जो है वो आपका सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट हो रहा है। ये एक गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने इसको ले लिया। यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। द शेप ऑफ आईडी वर्सेस वीजीएस कर्व ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट इन लीनियर रीजन is 10 to the power minus 3 ohm inverse at VDS is equal to 0.1 volt. For the same device, neglecting channel length modulation, the slope of root over ID versus VGS curve in root over ampere per volt under saturation region is approximately. ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए क्योंकि यहाँ पे स्लोप की बात की गई है। आप अगर स्लोप की बात करेंगे आईडी वर्सेस वीजीएस का तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं वो लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या रीजन ऑफ ऑपरेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमको लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन दिया गया है और हमको स्लोप फाइंड आउट करना है आईडी वर्सेस वीजीएस का। तो जब हम एक लीनियर रीजन में आईडी वर्सेस वीजीएस की इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो आईडी का इक्वेशन आएगा कि आईडी का इक्वेशन क्या, आईडी होता है आपके पास ये आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, एन चैनल है। ठीक है, एन चैनल है तो हम म्यू एन सीओ एक्स डब्ल्यू अपन एन, लीनियर रीजन है मतलब VGS माइनस आपके पास VTN इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका इक्वेशन हो। ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि VDS बहुत स्मॉल है, तो अगर VDS बहुत स्मॉल है तो हम इस VDS स्क्वायर बाई 2 को इग्नोर करते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एन और ये आपका हो जाएगा दिस इज VGS माइनस VTN और यहाँ तक VDS है। अब इसका स्लोप फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू VGS। स्लोप मतलब दिस इज चेंज इन आईडी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन VGS, अगर हम लोग कर दें तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू अपन एन और हमको यहाँ पे VDS इस VGS से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास VDS आएगा, दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ पे K की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज VDS और ये स्लोप जो है वो आपका निकल के आ जाएगा, ये स्लोप आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया उसको देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया द स्लोप ऑफ आईडी वर्सेस VGS कर्व ऑफ एन एन चैनल मॉसफेट इन लीनियर रीजन इज 10 to the power minus 3 at VDS is equal to 0.1 volt। तो मतलब यहाँ पे VDS की वैल्यू अगर मैं ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट लगाऊं तो उस कंडीशन में ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 आएगी। मतलब इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। तो हम यहाँ से k की वैल्यू को निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी गिवन है ये भी गिवन है। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1 सिंपली।
तो यहाँ पे k आपके पास आ जाएगा, डेट इज 10 टू द पावर ऑफ -2। तो दिस विल बी k इज इक्वल टू आपका आ गया 10 टू द पावर ऑफ -2। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे अगले स्टेज के लिए, ये वैल्यू। अगला स्टेज क्या है कि फॉर द, क्लियर कर लो भाई, फॉर द सेम डिवाइस नेग्लेक्टिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, द स्लोप ऑफ रूट ओवर आईडी वर्सेस वीजीएस कर्व इन रूट ओवर एम्पेयर पर वोल्ट अंडर सैचुरेशन रीजन इज। तो अब हमको सैचुरेशन रीजन में वर्क करना है। तो जब हम सैचुरेशन रीजन के करंट इक्वेशन को लिखेंगे, आपका आईडी करंट जो है वो अब k डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और उसके साथ आपके पास VGS माइनस VT का स्क्वायर हो गया। ये आपका इक्वेशन हो गया। बट हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट ऑफ आईडी निकालना है। तो ये आपके पास रूट ऑफ आईडी जो है वो आपके पास हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर k डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आपके पास VGS माइनस VT, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्लोप तो निकाल लिए, अंडर सैचुरेशन रीजन सब कुछ हो गया है। अब हमको यहाँ पे फॉर द सेम डिवाइस नेग्लेक्टिंग चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, द स्लोप ऑफ रूट ओवर आईडी वर्सेस VGS का अंडर सैचुरेशन रीजन इज। तो ठीक है, इसका हमको डेरिवेशन करना पड़ जाएगा, रूट ओवर आईडी वर्सेस VGS। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज रूट ओवर आईडी, और इसको हम डिफरेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू VGS। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आपका k/2 है, डेट विल बी रूट ओवर k/2, ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन टेक दिस इज रूट ओवर k/2, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और हमारा ये जो VGS है, ठीक है, ये रूट ओवर k/2 को कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ये हमारा VGS है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी आपका कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब रूट ओवर k/2 आएगा। तो रूट ओवर k/2 मतलब आपके पास 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर, वी कैन राइट दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2, विच इज इक्वल टू 0.707 इनटू आपके पास आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2, विच इज इक्वल टू 0.007। तो ये आपके पास वही आएगा 0.0707 रूट ओवर एम्पेयर, 0.0707 एम्पियर पर रूट ओवर एम्पियर पर वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ये रूट ओवर करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0.0707। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मेरे हाथ लगा हुआ है, और इस क्वेश्चन को मैं ईडीसी के बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स के पोर्शन से लिया हूं, और इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन हुआ है, दैट इज मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी का। तो मैं आपके लिए आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैक्सिमम रेसिस्टिविटी या फिर मिनिमम कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज ऑफ डेरिवेशन, बट एंड तक जरूर देखना ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड आए तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। एज्यूम द मोबिलिटी रेशियो, यहाँ पे मोबिलिटी की रेशियो वैल्यू दी गई है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे दिया गया है म्यू एन बाई म्यू पी, जो आपके पास कंडक्ट रेसिस्ट मोबिलिटी जो है इन टर्म्स ऑफ रूट, ये दिया गया है, एंड दिस इज गिवन बाय बी, कांस्टेंट एक्सप्रेशन डी दिया गया है। इन सिलिकॉन इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छी बात है, ये बता दिया है कि इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका ये जो मोबिलिटी का रेशियो विथ रूट दिया गया है। ठीक है, द मैक्सिमम रेसिस्टिविटी को यहाँ पे रो एम से रिप्रेजेंट किया गया, हम इसी एक्सप्रेशन को लेंगे इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी, मतलब यहाँ पे इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और इस एक्सप्रेशन में 4 एक्सप्रेशन आपको दिए गया है। यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन में रीड करता हूँ, बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 भी दिया गया है,
दूसरा एक्सप्रेशन आपको 2b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। तीसरा एक्सप्रेशन आपको b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। चौथा एक्सप्रेशन आपको b स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4b दिया गया है। आपको इन चार एक्सप्रेशन में से एक करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चालू करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इनकी रेशियो को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा। तो जब भी हमारे पास रेसिस्टिविटी होती है तो रेसिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी है तो ये इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का, तो मैं यहाँ पे कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी को इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा बट इनवर्स। यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास रेसिस्टिविटी है तो मैं इसको मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करूंगा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों। तो ये हमको चाहिए कि इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी जो हमारे पास है उसको इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मिनिमम कंडक्टिविटी से एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये हो जाता है कि हमको मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो मुश्किल है, अगर आता है तो इजी है। यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं कि आपके पास कंडक्टिविटी का इंट्रिंसिक का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके पास होता है Ni इंटू क्यू और ये होता है म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, लेकिन हमको अगर इसका एक्सप्रेशन नहीं पता है तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये आपके पास मैक्सिमम रेसिस्टिविटी व्हिच इज रिटन इन फॉर्म्स ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमको कंडक्टिविटी का फॉर्मूले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट है, समझ लीजिए डेरिवेशन जो भी चीजें हैं सारे कुछ मैं आपको बताऊंगा। कंडक्टिविटी जो है वो एक्सप्रेस होता है एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास होता है पी क्यू म्यू पी। ये एक्सप्रेशन होता है, दिस इज पी क्यू म्यू पी, ये एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन आप सभी को पता है। अब यहाँ पे आपको अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एन और पी को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जब आपकी कंडक्टिविटी मिनिमम होगी। तो हमको कोई भी कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन चाहिए। उसी प्रकार मिनिमम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए भी हमको एन और पी का एक्सप्रेशन चाहिए कि जब मिनिमम कंडक्टिविटी होगा तो एन और पी किस तरीके से एक्सप्रेस होगा। We are going to find out the value of n question mark and value of p question mark when we have to find out, when we are going to find out the minimum conductivity। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, मैं भी यहाँ पे करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं मास एक्शन लॉ को। मास एक्शन लॉ जो कि आप हर कहीं यूज कर सकते हैं, और इस मास एक्शन लॉ से क्या होता है, ये दो वेरिएबल्स जो एन और पी है ये एक वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं पी के लिए आप एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका हो जाएगा दिस इज एन क्यू म्यू एन और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू क्यू और इसके साथ हो जाएगा म्यू पी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया। क्या करेंगे कि हमको ये पता है मैथमेटिकली कि अगर आप किसी भी चीज की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वो आपके पास एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट है, तो एक ग्राफिकली मैं आपको शो करता हूँ कि मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस में एन को ले लेता हूँ क्योंकि एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी को ले लेता हूँ और आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस विल बी द ग्राफ। हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हो सकता है, इसका कंडक्टिविटी का, और ये जो पॉइंट है ये आपका मिनिमम कंडक्टिविटी हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप है उस स्लोप को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। स्लोप विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में स्लोप की वैल्यू आपके पास जीरो होती है। और स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे भी इसकी डेरिवेटिव कंडक्टिविटी विद डीएन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यही करना है, जो आपको कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू दिस इज एन क्यू म्यू एन प्लस आपके पास है दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और उसके साथ क्यू और यहाँ पे म्यू पी है। तो मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ, डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा क्यू म्यू एन और ये नेगेटिव साइन, यहाँ पे आपके पास एन आई स्क्वायर जो पहले से है और ये क्यू और ये म्यू पी ये तो है, ये एन आपका डिराइव होगा, ये प्लस साइन के साथ दिस इज माइनस वन और यहाँ पे आपके पास एन स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव।
तो मैंने एक डेरिवेटिव किया। दूसरी बात ये कि आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिलेगा, ये चीज इससे डिफाइन होता है कि आपके पास ये जो डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव जो कि कर्वेचर बताता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको कंडक्टिविटी मिनिमम मिलेगी या फिर मैक्सिमम मिलेगी, ये इससे डिफाइंड होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि आपके पास डी स्क्वायर सिग्मा द सेकंड डेरिवेटिव डी एन स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव अगर आ रही है, तो आप समझ जाओ कि कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यही कर्वेचर दैट इज डी सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, तो आप समझ जाओ कि आपके पास इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है कंडक्टिविटी का। तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव पहले से करके रखा हुआ है, अब हमको सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास डी सिग्मा बाई डी एन, इसका फॉर्मूला है दिस इज क्यू, और यहाँ पे म्यू एन है। और एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, सो दिस विल बी आपके पास प्लस के साथ दिस इज -1 डिवाइडेड बाय आपने एन स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पे आपका एन आई स्क्वायर भी है और क्यू है और म्यू पी है। ठीक है, जब आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको डी स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय डी एन स्क्वायर फाइंड आउट करना और चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। सो दिस विल बिकम 0, और यहाँ पे आपके पास प्लस है, ये आपके पास -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर है, आपके पास यहाँ पे -2, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास एन क्यूब हो जाएगा, एंड दिस इज एन आई स्क्वायर, और ये हो गया क्यू और म्यू पी। तो इस एक्सप्रेशन से हमको ये पता चल गया कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा इसका कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, ये करेक्ट है। और कंडक्टिविटी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये जो स्लोप को हम लोगों ने लिया था, ये इसको हम लोगों ने q इंटू म्यू एन से एक्सप्रेस किया था, माइनस हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय दिस इज एन स्क्वायर, और यहाँ पे q और म्यू पी और एन आई स्क्वायर जो आया था, इसको हमको इक्वेट करना है जीरो से, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पे लगा देते हैं, जीरो से जब इक्वेट होगा तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा। सो दिस इज q इंटू म्यू एन, और यहाँ पे आपके पास है दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और ये क्यू म्यू पी और एन आई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो बिकॉज हमने इसको इक्वेट किया जीरो से, अगर जीरो से इक्वेट किया तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे क्यू क्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एन आई स्क्वायर है, म्यू पी है, म्यू एन है। इसका मतलब है एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी एन आई स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और क्या आ जाएगा, दिस विल बी, रूट तो हम यहाँ पे जब चेंज करेंगे तब लगा देंगे, दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन, चेक कर लीजिए ये आपका फॉर्मूला होगा। सो हमारे पास एन का एक्सप्रेशन आ गया जब आपका कंडक्टिविटी की मिनिमम वैल्यू है। सो दिस विल बी एन आई, और विथ दिस रूट दिस इज एक्सप्रेस बाय म्यू पी डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया म्यू एन, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे नाउ वी कैन डू द सेकंड थिंग, दैट इज अगर आपके पास n का एक्सप्रेशन आ गया मिनिमम कंडक्टिविटी, तो p के एक्सप्रेशन को भी मिनिमम कंडक्टिविटी में फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, n का एक्सप्रेशन आपके पास ऑलरेडी है, सो वी कैन राइट दिस इज एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज एन आई, और यहाँ पे आपके पास रूट ओवर दिस इज म्यू पी डिवाइडेड, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया p का। सो p इज इक्वल टू दिस इज एन आई, आपके पास हो गया दिस इज रूट ओवर दिस इज म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया कंडक्टिविटी के मिनिमम वैल्यू पे n और p का एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम कंडक्टिविटी का मिनिमम जो वैल्यू है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको n लिखना है तो n के बदले में ni लिख देता हूँ, दिस इज रूट ओवर आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एन, एंड दिस इज n, और ये हो गया q, और ये हो गया आपके पास म्यू एन, प्लस आपका p है ni रूट ओवर
यहाँ पे आपके पास हो गया म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी और उसके साथ हो गया क्यू और ये हो गया म्यू पी, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, सो नाउ वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस एन आई विल बी दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, म्यू क्यू को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं दिस इज म्यू पी और यहाँ पे म्यू एन का स्क्वायर ले लेते हैं एंड दिस इज म्यू एन प्लस आपके पास हो जाएगा रूट ओवर दिस इज म्यू एन एंड दिस विल बी म्यू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू पी, ये एक्सप्रेशन में ले लिया एंड फाइनली वी कैन राइट दिस इज एन आई इंटू क्यू और ये आपके पास हो जाएगा दिस इज म्यू एन कैंसल, this is 2 root over this is mu n plus mu p, sorry mu n into mu p, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया मिनिमम कंडक्टिविटी का जिसकी आप तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो हम अब फाइनली ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आपके पास रेसिस्टिविटी है और इंट्रिंसिक जो आपका रेसिस्टिविटी है इसके फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। इंट्रिंसिक रेसिस्टिविटी के लिए आपके पास है एन आई इंटू क्यू, दिस इज म्यू एन प्लस म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला है। और मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के लिए जो मिनिमम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है दैट इज ट्वाइस क्यू और एन आई आपके पास है रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पे एन आई कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया और आपका बच गया दिस इज म्यू एन प्लस आपका म्यू पी है एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ रूट ओवर दिस इज म्यू एन इंटू म्यू पी, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा इसको कंसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे 1/2 में बाहर रखता हूँ और दिस इज म्यू एन जो आपके पास है इसमें हमारे पास म्यू एन इंटू म्यू पी का डिवीजन कर लिए, अगर मैं इसमें होल रूट लगा दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पे म्यू पी का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज होल रूट अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे म्यू एन इंटू म्यू पी हो जाएगा एंड डेट विल बी द कंप्लीट पार्ट। सो यहाँ पे हाफ कर लेते हैं और यहाँ पे रूट ओवर ये म्यू एन और म्यू पी है तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा म्यू एन डिवाइडेड बाई म्यू पी और प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर यहाँ पे म्यू पी डिवाइडेड बाई म्यू एन, ये एक्सप्रेशन आपका बच गया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में ना रूट ओवर म्यू एन म्यू पी का एक्सप्रेशन दिया गया है, तो बस यहाँ पे वो एक्सप्रेशन आपका बी है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी इसी टर्म्स में आपको पूछा गया है। आपके पास 1/2 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दिस इज रूट ओवर म्यू एन बाई म्यू पी, आपका बी से एक्सप्रेस हुआ है और यहाँ पे रूट ओवर म्यू पी बाई म्यू एन ये आपका 1/b हो जाएगा। सो इन दैट 1/2 नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को लेंगे तो आप कभी भी मिनिमम कंडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम रेसिस्टिविटी के पार्ट में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो ये आया, दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2b व्हिच इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, थैंक्स। Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज इस सेशन में हम कंप्लीटली ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो सब्जेक्ट है ईसी ब्रांच के लिए, गेट के लिए या फिर आपके ईएससी के लिए, तो उसपे जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो कितने वैरायटी के आते हैं और अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम गेट स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो क्वेश्चन को डिकोड करके किसी एक फॉर्मूले में लैंड नहीं हो पाते। अगर वो प्रोसेस वो सीख जाए तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो है वो एनहेंस हो जाएगी और आपको ईडीसी के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। बस मेरी प्लान यही है कि आपको वो स्किल के अंदर डेवलप करना। इस सेशन का एक प्रीवियस सेशन भी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेशन जो है वो एक रिवीजन है या फिर आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए
मेरा जो एफर्ट है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनिटली इस सेशन को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मैं ये उम्मीद करता हूँ जो ईडीसी पढ़ चुके हैं या फिर जो ईडीसी पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहले पैटर्न की बात करता हूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स। वहाँ पे किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और उस वैरायटी के क्वेश्चंस को डिकोड कैसे करना है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल का वीडियो मैंने पहले भी लिया है। हम उसके सीक्वल में नेक्स्ट पैटर्न में जाएँगे, लेकिन छोटा-सा एक रिवीजन जो मैंने पहले आपको बताया था, उस पे ले लेता हूँ। आपको मैंने ये बताया था कि डिकोडिंग टर्मिनोलॉजी जो कि फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट यूनिट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स ऑफ द सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलेगा, वो है कि आपको माइनॉरिटी या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में चीजें तो गिवन होंगी, वो ये होगा कि आपके पास सेमीकंडक्टर का टाइप आपको पी टाइप का है या फिर एन टाइप का, ये बता दिया जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन जो कि इन जनरल बाय डिफॉल्ट होता है, ये आपको बता दिया जाएगा। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया जाएगा और आपको मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन में। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या चीजें होनी चाहिए और क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला जाएगा। सेकंड वैरायटी जो इसी में आता है वो एक एक्सेप्शन है कि अब आपको ये बताया नहीं जा रहा है कि आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का है या फिर पी टाइप का है। तो एक न्यू वैरायटी ऑफ सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन के पैटर्न में भी आप उसको देख सकते हैं, जो आगे हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करने बोलेगा कि वो जो सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड मीन्स जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों को डोप किया गया है और अब आपको ये पता करना है कि वो पी टाइप का है या फिर एन टाइप का है बाय टेकिंग द डिफरेंस कि कितने डोनर एटम्स डोप किए हैं और कितने एक्सेप्टर एटम्स डोप किए हैं। तो अगर डोनर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है तो आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप का होगा, अगर डोनर एटम्स की डोपिंग कम है, एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग ज्यादा है, तो आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा। इस वैरायटी पे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक वीडियो में सॉल्व कर रखा है। और आज देखिए इसके क्वेश्चंस इस वैरायटी के होते हैं जो फर्स्ट टाइप का है आईआईटी खड़गपुर में, जिसमें आपको 300 केल्विन दे दिया गया है, डोनर एटम्स दे दिया गया है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी गई है और आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। रीड कर लीजिए क्वेश्चन को, ए सिलिकॉन बार इज डोप्ड विद डोनर इम्प्यूरिटीज और Nd is equal to 2.25 into 10 to the power 15 atoms per centimeter cube. Given the intrinsic concentration की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और यहाँ पे सारे इम्प्यूरिटीज जो ऐड किए गए हैं उनका आयोनाइजेशन हो गया है। आपको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स एंड होल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो यहाँ पे आप मास एक्शन लॉ फाइंड यूज कर सकते हैं माइनॉरिटी को फाइंड आउट करने के लिए और मेजॉरिटी डायरेक्टली आपको इस वैल्यू से मिल जाएगा। अगर उस बेसिस पे जाए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपने अगर सॉल्व किया है तो ये डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसका एक वीडियो पहले अवेलेबल है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न जो कि एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर का है, जो कि मैंने एक्सेप्शन में आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर सैंपल है, जिसको यूनिफॉर्मली डोप किया गया है 10 टू द पावर 16 फास्फोरस एटम से और ये जो फास्फोरस एटम है ये आपका डोनर एटम्स है। मतलब डोनर की डोपिंग जो है वो आपको 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, और आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे बोरोन की डोपिंग है और बोरोन जो है वो आपका थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को अगर सिलिकॉन में डोप किया जाए तो एक्सेप्टर एटम्स कहलाता है। तो इसका मतलब है दिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 2 into 10 टू द पावर ऑफ 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों एक ही सेमीकंडक्टर में है, इसका मतलब है दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ए कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है। अगर ये कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर है तो इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी उस टाइप का सेमीकंडक्टर आपको रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर मिलेगा और कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन डोनर क्योंकि ये 2 into 10 to the power 16 है, ये 1 into 10 to the power 16 है, तो डेफिनेटली
आपका जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप का होगा। तो ये एन टाइप यहाँ दिया गया है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। विथ कैरियर कंसंट्रेशन आपको इन दोनों के डिफरेंस से फाइंड आउट करना है। तो 2 into 10 to the power 16 minus 1 into 10 to the power 16, तो रिजल्टेड सेमीकंडक्टर पी टाइप का होगा। और ये सेमीकंडक्टर आप में 1 into 10 to the power 16, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पे 2 into 10 to the power 16 रॉन्ग दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको एक नई वैरायटी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है ड्रिफ्ट या फिर डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ता है। जब भी हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा होगी। ये सारी बातें भी यहाँ पे लिखी गई है। इफ ड्रिफ्ट देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्लियर होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो सकता है। और अगर डिफ्यूजन की बात कर रहा है तो देयर मस्ट बी ए कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। अभी से परेशान मत होइए अगर आपने ये सब चीजें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट आइदर कि डिफ्यूजन करंट जब भी होता है तो हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आता है कि हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में मेंशन है। कि अगर इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन इन डिफ्यूजन करंट, तो उसके लिए आप फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ एनालिसिस से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है। इसका सॉल्यूशन वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा हाउ टू डिकोड क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो आपको ये मिल जाएगा। इस पे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के रखा हुआ है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि आपका ड्रिफ्ट डिफ्यूजन अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, उस समय आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और टेक द एडिशन एंड मेनी टाइम्स आंसर विल बी जीरो। तो यहाँ पे आपको कई बार ऐसा होता है कि एक सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों एग्जिस्ट करता है। सो ओवरऑल दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो चलिए इस वैरायटी के क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ये वाला मैंने असाइनमेंट दिया था, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर ए और बी को चेक करेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। यहाँ पे लिया था गया है द सिलिकॉन सैंपल विथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया शोन बिलो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर दिया गया है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में मींस ये सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है। भले ही वो 300 केल्विन हो, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। और ये सेमीकंडक्टर किसी और ऐसे सोर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है जिससे इस सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो सके। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। ये देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन दी गई है जो कि कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम दिया गया। थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है जो कि फॉर्मूले में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको थर्मल वोल्टेज यूज करना पड़ सकता है। सो आई विल राइट द थर्मल वोल्टेज Vt इज इक्वल टू दिस इज 26 मिली वोल्ट आपको दिया गया है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पे 26 मिली वोल्ट दिया गया। टेम्परेचर की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बट मेनी क्वेश्चन में थर्मल वोल्टेज से काम चल जाता है, टेम्परेचर हम लोग यूज नहीं करते। यहाँ पे मोबिलिटी जो है वो 1350 दिया गया है। सो आई जस्ट राइट जो आपके पास मोबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1350 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आप ना ये जो यहाँ पे यूनिट लिखा जाता है इसको भी याद कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो कई बार जो है वो यूनिट कन्वर्जन में आप फंस सकते हैं, जो कि ईडीसी में काफी बार क्वेश्चन को गलत करवा देता है। 1350 मैंने यूज कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू हमको पता रहती है, यूज करना है तो करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपको एनडी की वैल्यू 10 टू द पावर 16 दिया गया है और वो उस सेमीकंडक्टर के बॉक्स में दिया गया है 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं आपका जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे लगाई गई दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट लगाया गया है। और एक बात और कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर लिखा है। तो ये जो डिफरेंस है या फिर इसका लेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आपके पास जो डिस्टेंस है दिस इज 1 माइक्रोमीटर है। अब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -4 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव आफ्टर रीडिंग दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में झांक लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसका नेक्स्ट स्लाइड आपको क्वेश्चन की ओर ले जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको इसलिए भी कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आपको ये जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ये 0.5 माइक्रोमीटर पे पूछा गया है और आपका ओवरऑल लेंथ जो है वो 1 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे कहीं आपको मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। लेकिन आप इस चीज का टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज और डिस्टेंस ये दोनों का यूज है। आपको ये बिल्कुल आभास होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली में सपोज वी आर कनेक्टिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं सपोज, ठीक है, ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं जिसमें वाई एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा वोल्टेज को और एक्स एक्सिस में मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें, उस लाइन के स्लोप से हम ये पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि ये जो लाइन है इसका स्लोप फाइंड आउट करना इसका मतलब है कि आपको चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वाई एक्सिस में चेंज मतलब वोल्टेज में चेंज और एक्स एक्सिस में चेंज मतलब डिस्टेंस में चेंज। दिस इज नथिंग बट ए स्लोप, ये आपका स्लोप है। और ये जो स्लोप आप इस लाइन का निकाल रहे हैं, यहाँ पे सपोज दिस इज 0 और आई विल टेक दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं वोल्टेज की वैल्यू, अगर ये 1 वोल्ट लिखा है इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे आपके पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल है और ये इससे 1 वोल्ट पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 0 वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स को ये सब चीजें दिखाई देनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 1 वोल्ट है या 0 वोल्ट। इसका मतलब है एट x is equal to 0 we have the potential is equal to 1 volt, at x is equal to 1 micrometer we have the potential of 0 volt. So based on this if you draw the graph, अगर मैं उसी चीज के लिए ड्रॉ ड्रॉ करूं ग्राफ कि यहाँ पे जहां पे आपको 1 माइक्रोमीटर लिखा है इस जगह पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे 0 डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं चाहे किसी भी डिस्टेंस में निकालूं, या तो 0.5 माइक्रोमीटर पे निकालूं या फिर 1 माइक्रोमीटर पे निकालूं, स्लोप इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप जो कि एक्चुअली में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा वो आपका दिस इज द 1 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दिस इज 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 10 टू द पावर ऑफ -4, मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस इज 10 टू द पावर ऑफ 4 और यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द यूनिट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो सेम आएगा, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, किसी बुक में कोई अलग तरीके से फाइंड आउट किया गया है तो आपको वो चीज समझ में आती है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट और सॉल्व द क्वेश्चन विच इज गिवन इन दिस पैटर्न। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है,
कि 0.5 डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करने बोला है, चाहे आप 0.5 डिस्टेंस माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे फाइंड आउट करें या फिर 0.4 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस में फाइंड आउट करें, आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, दैट इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें ये ऑप्शन है कि नहीं। तो ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज 10 टू द पावर 4 मतलब 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा विच इज इक्वल टू सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आगे हम देखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का। ठीक है, तो आई विल सॉल्व दैट पार्ट। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हो गया। इसी का बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो फटाफट से हम यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर ये डेंसिटी की बात कर रहा है तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपके पास जिस भी टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग की गई है वो डोपिंग डोनर एटम्स की गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोनर एटम्स की डोपिंग की गई है। इसका मतलब है ये सेमीकंडक्टर बेसिकली एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन में ये ले लूंगा, दिस इज एन क्यू म्यू एन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिख दूं तो वो करंट आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इसका मतलब है दिस इज करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे एन जो है वो आपका डोनर एटम्स का कंसंट्रेशन है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज 10 टू द पावर 16, ये आपको दिया गया है। सो वी कैन यूज दिस वन। आप 10 टू द पावर 16 को यूज कर लीजिए। दिस इज 10 टू द पावर 16। क्यू की वैल्यू हमने याद कर लिया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। मोबिलिटी हमने लिख के रखा हुआ है कि मोबिलिटी हो सकता है हमको यूज करना पड़े। मोबिलिटी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। सो आई विल राइट दिस इज 1350। हमने सब वैल्यू को सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड में लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हम लोगों ने ये यूनिट यूज किया है, तो यहाँ पे सभी का यूनिट सेंटीमीटर में है। इसका मतलब है हमको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका इसका आंसर 10 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर आया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलिए, ये करंट डेंसिटी आप कैलकुलेटर को यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है डेट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। सो आई विल राइट हेयर दिस विल बी इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, और यूनिट जो है वो आपका, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है तो ये एम्पेयर पर सेंटीमीटर विल बी द यूनिट। हम देख लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन में किस यूनिट में पूछा गया है, दैट आई विल चेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एट x इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इज। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपका करंट डेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, हाँ ये बात जरूर से ध्यान में रखना, करंट डेंसिटी जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो करंट डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन आया है, दैट इज 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। We can see there 2.16 इंटू 10 टू द पावर 4 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ डिफ्यूजन करंट में डिस्कशन करते हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होगा। ये देखिए आईआईटी कानपुर का एक क्वेश्चन है, इसमें एक एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
उस क्वेश्चन में ड्रिफ्ट भी है और डिफ्यूजन भी। यहाँ पे एक एनर्जी बैंड, द एनर्जी बैंड डायग्राम एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोफाइल एन ऑफ एक्स इन ए सेमीकंडक्टर आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया। एनर्जी बैंड डायग्राम इन जनरल आपकी एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है। ये एनर्जी का लाइन है, ये डिस्टेंस का लाइन है। Assume that n of x is equal to 10 to the power 15 e to the power q alpha x divided by kt। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये यूनिफॉर्मली डोप नहीं है कि पूरे डिस्टेंस में आपका कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। तो डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। विथ अल्फा इज इक्वल टू 0.5 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू एक्सप्रेस कर दी गई है कि क्या लेना है आप समझ लीजिए कि वो एक कांस्टेंट है एंड इट्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। गिवन केटी अपन क्यू इज इक्वल टू 0.026। डीएन की वैल्यू 36 दिया गया है। डी अपन म्यू की वैल्यू आपको केटी अपन क्यू दी गई है। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी इन एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की हो रही है, द इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है आपको यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि इस बात को देख के ये पता लगा लिया कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के साथ। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके अलावा मैं अगर इस ग्राफ को देखता हूं तो मेरा माइंड चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस ग्राफ की एक खास बात है कि आपको यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ है इसमें स्लोप दिया गया है। ग्राफ जो है वो एक्स के साथ एनर्जी का है। आपको एक इक्वेशन बिल्कुल आपके दिमाग में रखना है जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं जहां पे आपका एनर्जी और डिस्टेंस दोनों के बीच में कोई ग्राफ दिया गया है। उस जगह पे आपके पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये 1/q dE। ये जो है ये आपके पास एनर्जी है। आप याद रखना चेंज इन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो जहां पे भी आपका स्लोप दिखे किसी भी एनर्जी लेवल पे, जैसे एनर्जी लेवल है वो स्ट्रेट ना होके स्लोप में रहे, तो आप समझ जाना कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज 1/q। दिस इज द एनर्जी जिसकी वैल्यू चेंज होगी डिस्टेंस के साथ, दैट इज स्लोप ऑफ एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया है। इसका मतलब है वाई एक्सिस इज एनर्जी, एक्स एक्सिस इज डिस्टेंस। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अगर ये स्लोप दिया गया है दैट मीन्स दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्लोप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है तो आपका यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट का भी एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट का एग्जिस्टेंस है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डायरेक्टली इस स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज -0.1 आपको दिया गया है। ओके, ये नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये आपका नेगेटिव स्लोप है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन दिया गया है। और यहाँ पे यूनिट जो है वो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। आप ये बोलेंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो आपका यहाँ पे भी क्यू है, तो ये क्यू ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको वोल्ट पर सेंटीमीटर में यूनिट मिलेगा विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका कंसेप्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों टाइप का करंट डेंसिटी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपको डिफ्यूजन करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस होने की वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों के एडिशन से आपको ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपका डिफ्यूजन करंट के लिए ये ग्राफ दिया गया है जहां पे कंसंट्रेशन जो है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे लॉग जो है वो स्केलिंग करने के लिए लिखा गया है, उसको देख के टेंशन मत लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन विदाउट लॉग किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये दे दिया गया है। बस आपको यहाँ पे यूज करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले को यूज करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो हम जिस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, वह है आपका ओवरऑल या फिर नेट करंट डेंसिटी। हम यहाँ पे नेट करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो ये आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ये भी आएगा, प्लस आपके पास करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन, इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला, अगर आपका सेमीकंडक्टर यहाँ पे एन टाइप का है तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, दैट इज प्लस। उसके साथ साथ आपको लिखना है दिस इज क्यू, और डी एन, जो भी आपका कंसंट्रेशन एन ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू डी एक्स के साथ डिराइव करके आपको लिखना है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जे डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका ये आता है कि आप ये फाइंड आउट कर लीजिए कि ये डी एन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इसको कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एन ऑफ एक्स की बात करें तो इसके लिए कुछ चीजें आपको दी गई है, विच इज this value, that is 10 to the power 15 e to the power q alpha x divided by kt. So हम यहाँ पे यही लिख लेते हैं, that is 10 to the power 15 e to the power q alpha x divided by kt. So 10 to the power 15 e to the power of q alpha x divided by kt ये हमारा है। तो हमको जब यहाँ पे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिराइव करना है तो हम जहाँ पे x है उसको यूज कर लेंगे 10 टू द पावर 15, और यहाँ पे दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय this is q alpha divided by kt, and this is equal to e to the power of this is q alpha x divided by kt, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला है वो x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करने बोला है। तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी अगर इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आपने लिखा है ये x इज इक्वल टू 0 पे आपको लिखना है। अगर आप इसको x इज इक्वल टू 0 पे लिखते हैं तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज, यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो दिस विल बी 1, तो आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 15 q और ये अल्फा डिवाइडेड बाई के टी। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन से वैल्यूज आपको दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में। सबसे पहले के टी अपन क्यू जो कि डी अपन म्यू है, इसकी वैल्यू डी और म्यू ये दिया गया है ना। डी की वैल्यू आपको दी गई है जो कि डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और आपको यहाँ पे के टी अपन क्यू की भी वैल्यू दी गई है, डेट इज 0.026। तो मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू आपको डी अपन म्यू दिया गया है ये आपके मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर लेना, क्योंकि के टी अपन क्यू की वैल्यू आपको 0.026 वोल्ट दी गई है। तो ये के टी अपन क्यू जो डी अपन म्यू दिया गया है, जो कि एक्चुअली आइंस्टाइन रिलेशनशिप है, उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। आप न्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर लेना, क्योंकि डी ऑलरेडी गिवन है, के टी अपन क्यू ऑलरेडी गिवन है। हमको जिस बात की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो के टी अपन क्यू की वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, 10 टू द पावर 15 पुटअप कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू भी पुटअप कर लेंगे, और आप उससे डी एन बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज 10 टू द पावर 15 के टी अपन क्यू। इसका मतलब है नीचे में आपके पास 0.026 आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आई थिंक आपको 0.1 दिया गया है। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट इट, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 0.1। सो आई विल राइट दिस अल्फा इज इक्वल टू 0.1। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो एक बार कैलकुलेटर यूज करके मुझे बता दीजिए कि कितना आंसर आया है, सो देन आई विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू, ये सारे वैल्यूज हम लोगों ने पुटअप कर दिए 0.1। तो ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, दैट इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। सो वी आर हैविंग दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 17
divided by, we can write this is 26. ये आपको वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो Q और DN को मल्टीप्लाई करके आप डिफ्यूजन करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल राइट JN डिफ्यूजन, जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो उसके लिए आपको QDN और यहाँ पे DN ऑफ x डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 आपने फाइंड आउट करके रखा है। सो ये है आपके पास, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -90। ये आपका Q का वैल्यू हो गया। DN के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं D के लिए म्यू इंटू KT अपन Q। सो वी कैन राइट दिस इज म्यू इंटू KT अपन Q। ये आप लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। ये आपका वैल्यू हो गया। सो नाउ दिस विल बी आंसर्ड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -90। मोबिलिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, दैट इज DN ही दिया हुआ है। अच्छा, मोबिलिटी फाइंड आउट करना था। ठीक है, मोबिलिटी हम लोग यहाँ पे DN की वैल्यू डायरेक्टली दी गई, मैंने वहां पे मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली DN की वैल्यू को यूज कर लेते हैं और DN की वैल्यू आपको लिखी गई है, दैट इज 36। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 26। सो नाउ व्हाट आंसर यू आर गेटिंग हियर? एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ आंसर आपको मिलेगा। सो वी कैन पुट दैट आंसर हियर, that is 2.21 into 10 to the power of -2. So we are getting this is 2.21 into 10 to the power of -2 और यूनिट हो जाएगा एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। और हो सकता है कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करे और इस आंसर को टिक कर दे, जो कि डी ऑप्शन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे ओवरऑल फॉर्मूले में आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अभी आपके पास एक काम और बच गया है, क्योंकि आपका ओवरऑल फॉर्मूला ये है, दैट इज जे डिफ्यूजन और जे ड्रिफ्ट, दोनों को आपको फाइंड आउट करना है, देन यू विल गेट द आंसर। तो आपने सिर्फ अभी डिफ्यूजन पे काम किया है, अभी आपको ड्रिफ्ट का भी आंसर निकालना है। जब हम ड्रिफ्ट के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज जे ड्रिफ्ट, और जे ड्रिफ्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा दिस इज एन क्यू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, जो आपका कंसंट्रेशन है, उसको आपको x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और n की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन की वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x चेंज हो रहा है, तो अगर हम लोग इसको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करें तो दिस इज 10 टू द पावर 15 e टू द पावर ऑफ q अल्फा x डिवाइडेड बाय kt आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट अप करने से आपको n ऑफ 0 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम यूज कर लेंगे। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन पुट दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 10 टू द पावर, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 15 एंड q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। वो हमारा मोबिलिटी का वो फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा वाला, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो मोबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो चीज दी गई है दैट इज डी अपन म्यू इज इक्वल टू, आपको दिया गया है के टी अपन क्यू। तो अगर आपको म्यू फाइंड आउट करना है तो आपको डी डिवाइडेड बाय, वी कैन राइट दिस इज के टी अपन क्यू, दैट इज इक्वल टू आपका मोबिलिटी हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस वन वी कैन फाइंड आउट द मोबिलिटी इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन as डी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई के टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इज डी मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई के टी।
और अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था, दिस इज -0.1, वी कैन पुट दिस वैल्यू, दिस इज -0.1। इस माइनस को पुट अप करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्लोप नेगेटिव है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन पुट दिस इज 10 टू द पावर 15, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। डी की वैल्यू आपको पता है पहले से, दैट इज इक्वल टू 36, वी कैन पुट दिस इज इक्वल टू 36। और kT अपन Q मतलब डिनोमिनेटर में आपको पुट अप करना पड़ेगा 0.026। So here this will be 0.026 and this is multiplied by -0.1। ये आपका मल्टीप्लीकेशन। तो ओवरऑल आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो एक बार कैलकुलेटर और यूज कर लीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू -2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। तो यहाँ पे वी कैन पुट दिस इज -2.21 into 10 to the power of -2 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। तो आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे -2.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 भी है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फाइंड आउट करेंगे वो ऑप्शन बी पे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो करंट है आपका, ये दोनों का एडिशन है, दैट इज द नेट करंट हेयर इज द एडिशन ऑफ दिस इज जे ड्रिफ्ट प्लस आपके पास हो जाएगा दिस इज जे डिफ्यूजन, इन दोनों का एडिशन। और आपका यहाँ पे जे ड्रिफ्ट जो है वो -2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है, और ये आपके पास ये 2.21 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है। सो द एडिशन ऑफ दिस टू विल बिकम इक्वल टू 0 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पे डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या लेंगे। आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन एज वी आर गोइंग डाउन द डिस्टेंस ये डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है कन्वेंशनली करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो आपका डिफ्यूजन करंट जो कि जे एन डिफ्यूजन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। आप इस क्वेश्चन के जो डिफ्यूजन वाला पार्ट है उसके आंसर को भी देख सकते हैं, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है। कभी भी आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूला सही लगाए हैं तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका आंसर पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है। अगर यही चीज जे पी डिफ्यूजन होता तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता, क्योंकि जेपी डिफ्यूजन होल्स का डिफ्यूजन करंट में आपके यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। और अगर वो नेगेटिव साइन आया है तो ओवरऑल आंसर जो कुछ भी आएगा उससे आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन कभी भी आप देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आपका डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर अगर आपका करंट जा रहा है, फिजिकली आप जब एनालिसिस कर रहे हैं सेल्फ एनालिसिस से, तब आपको करंट का डायरेक्शन नेगेटिव मिलेगा। ईयर का प्लान करते हैं तो यहाँ पे 5999 में आपको गेट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 30 सितंबर, आज उसका लास्ट डेट है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो गेट का सब्सक्रिप्शन जो आपको 4 मंथ का दिया जा रहा है वो 5999 में दिया जा रहा है, जो अब तक का लोएस्ट प्राइस है। और अगर हम लोग गेट 2026 की बात करें तो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 14,999 में दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें कि क्रैश कोर्स आप यूज कर सकते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर से, और इसमें मनोज सिंह सर जो है वो सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास ले रहे हैं। अगर आप क्रैश कोर्स का प्लान कर रहे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज SDSIR10। इस कोड को यूज करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक और सब्सक्रिप्शन है, दैट इज ईसी के लिए आप यही सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास चल रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट इलेक्ट्रिकल का, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सभी की बुक्स
आपको प्रोवाइड की जाएगी विद इन 15 डेज़ घर पहुँच सेवा दिया जाएगा। ये बुक्स हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है, पीडीएफ नहीं है, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स में के आइकॉनिक स्टूडेंट्स को भी ये सारी कॉपीज़ आपको दी जाएगी। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स मैंने आपको सॉल्व करवाए, जिसमें आपका मॉसफेट का भी रिवीजन हो जाएगा। आप अगर कंडक्टिविटी का रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो भी रिवीजन हो जाएगा। उसके साथ-साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना एंड लेट्स क्रैक इट।